तो हाँ जी शुरू करते हैं आज का हम क्लास। देखो अब लास्ट में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो है ना, ये आपका बैलेंस्ड रहे। जो O2 है, ऑक्सीजन जब तक खुद के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तब तक वो क्या स्टेबल नहीं रह सकता। तो आपको यानी एलिमेंट्स एटम्स को स्टेबल करना सीखना होगा, है ना। जितने भी आयंस होते हैं, आयन स्टेबल रहेंगे, उसके बाद आप क्या बोलते हैं बैलेंसिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें देख ली थी। आज हम इसके आगे देखते हैं। मोलर मास निकालना, ये सारी चीजें मैंने सिखा दिया, सही बात है। और ये सारे आपको होमवर्क देते हैं ताकि आप इनके नाम लिखो, है ना। आप सोडियम सल्फेट को एक साथ फॉर्मूला लिखो, इनके केमिकल नेम लिखो, आपको ये सारे फॉर्मूला दिए थे, सही बात है। और ये चीजें समझाई थी, हाँ। और मैंने ये भी समझाया था मोलर मास निकालना, मोलर मास निकालना सिखाया था ना। कहाँ सिखाया मैंने? जो भी है सिखा दिया मैंने। आज हम नई चीज देखेंगे, वो है हमारा, आज हम देखते हैं, पहले एक बात देख लेते हैं, वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी होता क्या है ये समझे। वेपर डेंसिटी और कुछ नहीं, जैसे भी किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी, तो आपको और कुछ नहीं, उसके मास का डबल कर देना है, उसके मास का डबल कर देना, वही उसकी वेपर डेंसिटी होती है। बात समझ में आई? जैसे आप एक वेपर डेंसिटी निकाल के दिखाओ, H2O का वेपर डेंसिटी निकालो, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके तो आप क्या निकालोगे, मोलर मास निकालोगे, बताओ कितना होगा। H 18 होता है, टोटल मिल के 18 आएगा। कैसे निकालते बताओ। हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16। और इसको करेंगे तो कितना आएगा। अब आपको वेपर डेंसिटी निकालने के लिए कुछ नहीं, इसका डबल कर दो, यही आपका वेपर डेंसिटी, यानी 18 दूनी 36। ये वेपर डेंसिटी होता है। वेपर डेंसिटी में बस इतना ही है। जब कहीं भी लिखा होता है वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी इसका कितना है, वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर वो वेपर बनता है तो उसकी कितनी डेंसिटी होती है। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप वेपर डेंसिटी निकालना याद रखना, ठीक है। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, मास का डबल कर दो, जितना भी मास होगा डबल कर दो। मास के लिए आपको हर एक एटम, हर एक एलिमेंट का वेट पता होना चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। जैसे सोडियम का बताओ, 23 होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। किसी किसी का तो सीधा निकाल दोगे, लेकिन आपको याद रखोगे ज्यादा रहेगा, अच्छा कि आप इस सब चीज में टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। वेपर डेंसिटी समझ में। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन आगे का चैप्टर, जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। उसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। बोल रहा है एटम, पूरा ही तो एटम है। यहाँ आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। फिर यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 होते हैं, फिर दूसरे में 8 होते हैं, बना देते हैं 8, कितने हो गए, 4। और ये होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है।
आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अब मेरे को ये आपको बताना है कि जो शेल है, आपको शेल दो तीन, कितने, 3 शेल दिख रहे हैं, कौन सा शेल सबसे दूर है? शेल नंबर ए, बी कि सी? एम एन एन, हाँ एम एन क्या, हाँ के एल एम एन होता है। तो आप देख रहे हो जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वहां के इलेक्ट्रॉन्स पे, वहां के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा मजबूत होगी कि कमजोर होगी? क्यों? क्योंकि वो दूर है। और जो पास होगी उनकी नहीं, तो उनको ज्यादा अच्छे से पकड़ा रहेगा, है ना? तो अगर मैं बोलूं कि इन सब में से कौन से वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि सबसे पहले छोड़ के भागने के लिए रेडी रहेंगे, और जिनको छोड़ के जाने में बहुत कम न्यूक्लियस का फोर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, उससे सहना पड़ेगा? तो वो है आपके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके आउटसाइड यानी बाहर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि ये वाले आपके इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहे हैं आपको बाहर के, जो आपके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रीन वाले, ये जल्दी आपको छोड़ के जाएंगे। क्यों बताओ? इन पे न्यूक्लियस बहुत कम फोर्स एक्सर्ट करता है ना, अपना फोर्स अप्लाई कम करता है, ये बहुत दूर है कि नहीं? जैसे आप अपने आप को देख लो, आप घर में रहते हो तो आप पे मम्मी पापा का फोर्स ज्यादा होता है, बाहर रहते हो कोई फोर्स नहीं होता, छूटते ही मुंह खोलते ही आपके जो वाणियां निकलती है कितने अच्छी निकलती है, लेकिन घर पे नहीं निकलती। तो वैसे ही सेम होता है, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको उतना कम फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रीन वाला है, ये इलेक्ट्रॉन के पास जो फोर्स है वो कम एक्सर्ट करेगा कि ज्यादा करेगा? कम, यानी उसको तो पहली बात कोई भी स्टॉपेज में ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो छोड़ के भागने के लिए तैयार रहता है, छोड़ के लिए भागने के लिए तैयार होता है। आपने इसीलिए तो देखा होगा +2, आपने देखा होगा सोडियम +2, सोडियम ही होगा ना, 12 होगा, 8 2 10 2 12। तो सोडियम का +2 क्या दिखाता है कि इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा है कि कम है? आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ऐसे देखो, उसका फोर्स कम है कि ज्यादा है, यही देखना होता है, जो मैंने फोर्स बोला था। तो इसका फोर्स है कम है कि ज्यादा है? कम है, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। सोडियम का क्या होता है? मैग्नीशियम, यार लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, ले, जो मैं बात समझा रहा हूँ वो देखो, मैं मैग्नीशियम गलती से लिख दिया, चल ठीक है ठीक है। सोडियम का 11 होता है। मेरी बात छोड़ के चलो, तो जो मैग्नीशियम होता है, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी एनर्जी छोड़ के जाने की, तो मतलब न्यूक्लियस की तरफ से वो कम होती है ज्यादा होती है? कम होती है। इसीलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, कम है कि ज्यादा है? आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब समझ में आ रहा है बात, कि बाहर के पास एनर्जी बहुत कम है जिससे वो छोड़ के भाग जा रही है। आप ऐसे समझो, जैसे मैं बोला न्यूक्लियस उनको पकड़ के ज्यादा देर तक नहीं रख पा रहा, है ना, उनके बस के कंट्रोल के बाहर है, इसीलिए वो छोड़ के चले आते, है ना, क्योंकि एक तो पहली बात स्टेबल नहीं है, तो उनमें एनर्जी भी कम है, वो छोड़ देते हैं। बस समझ में? तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। यहीं पे मैं अगर इसको बढ़ा दूं, कितने, 12 13 14 15 16 और ये 17, कितने हो गए यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, रुक जाओ। ऑक्टेट रूल वगैरह तो पता है, उस दिन समझाया था मैंने, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक था यार, 7। अभी इसके कितने ऑक्टेट है? देखो, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए मैंने बोल रखा है, तो ये क्या है, ये कौन सा नंबर है बताओ जरा? क्लोरीन है, क्लोरीन है कि नहीं है? तो क्लोरीन। अब बताओ, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ एक,
तो ये क्या छोड़ेगा? नहीं देगा। तो इसीलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते हैं? ज्यादा। अब देखो प्लस वालों को क्या बोलते हैं आपको पता है? मेटल बोलते हैं। और माइनस वालों को नॉन मेटल। तो आप इस बात से याद रखना कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है और नॉन मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये समझ में आया बात? इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते। पोटेंशियल किस चीज की? अपने शेल को छोड़ के जाने की। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल रहेगा वो अपने शेल को छोड़ के नहीं जाएगा। जितना कम है आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा यानी एनर्जी कम है, वो छोड़ के चला जाएगा, है ना। अब देखो NaCl, सॉरी, अब मैं यहाँ पे सोडियम को ले लेता हूँ। सोडियम बताओ, सोडियम का क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। कम होगा क्योंकि भाई मेटल है, कम है, मेटल्स छोड़ देते हैं फटाक से, है कि नहीं? ये बात समझ में आएगी नहीं? यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आया क्या होता है? क्या होता है? हाँ ठीक बात। क्योंकि उनके ऑलमोस्ट ऑक्टेट रूल पूरे ही होने वाले होते हैं, इसीलिए ना नॉन मेटल का क्यों होता है? क्योंकि उनके ऑक्टेट रूल पूरा करने पे है ना। और सोडियम जो है, मैग्नीशियम जो है, इनका तो वैसे ही एक तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने वाला नहीं था, ऊपर से वो फालतू पड़ा है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ध्यान ही नहीं देता, बोलता वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, कोई आएगा लेगा तो ले लो, मेरे पास तो वैसे ही पड़ा है खाली पीली, है ना। तो कोई आता है वो उसे दे देता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आया? आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, मेटल की नॉन मेटल का? और किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है? मतलब वो देगा ही नहीं, नोबल गैस के। जितने भी नोबल गैस होते हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम पे होता है। क्यों? कंप्लीट है, तू मांग के देख, घर से 4 गाली सुना के भगाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट है कि नहीं? तो नोबल गैस का कैसा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल? सबसे ज्यादा। अब मैं इसको ऐसे समराइज कर दूं तो कोई दिक्कत? एक बार में समराइज कर देते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे पहली बात, मेटल का लो, नॉन मेटल का हाई, नोबल गैस का सबसे ज्यादा हाई। लगा दो तीर जितने, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, और जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम ज्यादा होगा वही पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, एक और चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो देख लेते हैं एक बार। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है जिस भी एलिमेंट में, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, जो पोटेंशियल होती है अट्रैक्ट करने की, क्या करने की? अट्रैक्ट मतलब जानते हो? आकर्षित। अट्रैक्ट, कितने अट्रैक्ट करने की? एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, ऐसे एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई है, ये बोलूंगा। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा है कि कम? तो वो डिपेंड करेगा उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? एक। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? सबसे ज्यादा है।
ये हाईएस्ट है, इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन को फट से अट्रैक्ट कर देता है, समझ मत। तो कभी कभी लिखा होगा कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रो एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है उनको हम लेंगे। तो जब बुक में ऐसी लाइन लिखी होती है तो आपको ये बात समझ में आएगी तभी ना, तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता हो, है ना। जैसे कि आप जरा नॉन मेटल को देखना, ठीक है, जब आप कोई एक रिएक्शन करवाओगे ना, जब आप रिएक्शन करो तो आपके बुक में साफ साफ एफिनिटी वर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये लिखे होते, तो वहां ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी देखी जाती है, क्लोरीन की। कितनी होती है, -1, सिंपल। उनकी ज्यादा है, उनकी क्या बोलूंगा, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी कम है, जिनकी, हाँ जिसका 2 होगा, नहीं 2 +2 का छोड़, पहले समझाता, रुक जा, अभी बीच में करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में है, एक दूसरा टर्म आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूं या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बात इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे भी बोल देते हैं, नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पेयर यानी दो, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ, क्या बोल रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ले रहे हैं, इसीलिए इसको पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा। यानी पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जिसकी पास क्षमता होती है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पेयर में, पेयर याद रखना, पेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक करके नहीं, पेयर, ठीक है, पेयर लिखना होता है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, तो आपकी होती है, क्या नाम है, अरे रुक जाओ, फेरॉन होता है, फेरॉन क्या होता है, Fe, हाँ क्लोरीन होता है, से, नहीं नहीं, फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है यार, फ्लोरीन का -2 होता है, ठीक है। फ्लोरीन का क्या होता है, -2 होता है ना, -2 होता है ना फ्लोरीन का, हाँ। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, समझ में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बात समझ में आई, क्या होता है। एफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी मतलब दो इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब, तो आगे जब मैं बोलूंगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है, जब ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक होने चाहिए। कि जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो इन टर्म्स का यूज करते हैं, और ये टर्म्स अगर नहीं आते तो क्या टीचर पढ़ा के जा रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे देखो, जैसे कि हमें पता है मेटल्स के जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे कम होता है, आपको लगेगा हाँ हाँ समझ में तो आ रहा है, और नहीं भी आ रहा है, क्योंकि आपको तो पता नहीं आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है कि नहीं, क्योंकि सुनने में तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है, इंग्लिश पढ़ लो, समझ में कभी कभी नहीं आता, अच्छा लगता है सुनने में। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में है आपका, ठीक है। आपको क्या समझ में है, आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझ में है। अब हम सीधा आगे अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं,
जो हमारा हो जाता है, जिनके बारे में हम देखेंगे वो हम देखेंगे बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग 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 क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं दे रहा, क्योंकि अगले ही वीडियो में हम ये करेंगे, अगले ही क्लास में हम करेंगे, समझे मत। अभी तो आज नहीं करवा सकता, थोड़ा लंबा चल जाएगा, बट आप समझो इस चीज को। मैं आज कुछ कुछ चीजें बेसिक बता दे रहा हूँ ताकि उस दिन मेरे को परेशान ना करो। आपको NaCl को करना आता है, करते हो नहीं करते? ये जो NaCl है वो क्या करता है, अपने आपस में शेयर करता है? शेयर नहीं करता, कंप्लीटली देता है। तो क्या होता है, Na और Cl होता है। ऐसे रिएक्शन को, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनाइजेशन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन बॉन्ड बोलते हैं। आयनाइजेशन बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं जो कि आपने 9th क्लास में सीखे थे। ये जो आयनाइजेशन बॉन्ड होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, याद रखना। क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल क्या होता है, यानी वाटर में ये मिल जाते हैं, और जैसे ही वाटर में मिलते हैं, जैसे ही आप वाटर में मिलाओ, ये चुपचाप वापस अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। वाटर में मिलते ही अलग हो जाएंगे। और वैसे तो समझ में बात बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे नमक, नमक का ही तो एग्जाम्पल है। नमक जैसे ही पानी में जाता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनाइजेशन बॉन्ड बनाता है। पहली बात तो ये आपको समझ में आ रहा है। आयनाइजेशन बॉन्ड कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, यानी वो पानी में मिलता है। पानी में मिलेगा तभी जाके उसके अंदर से जो करंट है पास हो सकता है। करंट को अगर आपको पास करवाना है पानी से तो कैसे पास करवाओगे? करंट कहाँ जाएगा, किसके ऊपर जाएगा? कहीं तो जाने का कोई रास्ता तो होना चाहिए। H2O में क्या देखोगे, जो पानी है, पानी में तो कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, आयनाइजेशन बॉन्ड तो है नहीं, तो उसमें आयंस तो है नहीं, ना नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ तो है नहीं। जब है ही नहीं कुछ, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी? नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा? पानी में नमक डाल दो, यानी कोई भी आयोनिक बॉन्ड डाल दो, कोई भी आयोनिक बॉन्ड डाल दो। उससे होगा क्या? वो जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में मेनली क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 2 5 1, कितने जीरो होते हैं? 1 12 13 16 जीरो होते हैं। 6 2 5 इंटू 16 जीरो, इतने इलेक्ट्रॉन्स आप अगर एक बार करंट मारता है ना तो आपके हाथ से गुजर जाता है 1 सेकंड में। तो यार इतना होता है। तो आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको, मतलब करंट को किसी भी क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में जाने के लिए उसको क्या चाहिए? आयोनिक बॉन्ड चाहिए। आपको कोई ना कोई आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड डालना ही पड़ेगा। या आपने आयोनिक कंपाउंड डाल दिया उसमें, जिससे क्या होगा, उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो पाएगी। ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि आयनाइजेशन बॉन्ड क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं। जितने भी आयनिक बॉन्ड बनाओगे, आपने जितने भी बनाए, जितने कौन से बनाए, तो आपको मैंने ये एग्जांपल दिए थे, ये ऊपर दिख रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं। आप हमेशा देखोगे जिंक सल्फेट बना डाल देता है पानी में, डालता है कि नहीं डालता? सॉल्यूशन लेता है कि नहीं लेता? क्यों लेता है वो सब? ताकि आयनिक बॉन्ड बने और तभी जाके हम आगे चीजें करें। जो आयनिक बॉन्ड होता है, अब इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अब मान लेते हैं पानी है, इसमें Na+ घूमेगा और सोडियम माइनस अपना तैरना शुरू होता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे? उनको बैठने की जगह होती है, तो वो जो प्लस वाले होते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं, और उनके ऊपर बैठ के फिर कहीं जाते हैं, फ्लो करते हैं। किसके ऊपर फ्लो करेंगे? सोडियम के ऊपर कि क्लोरीन के ऊपर? सोडियम के ऊपर। समझ में आ? जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल है उन्हीं पे ही वो फ्लो करते हैं।
क्लोरीन पे फ्लो नहीं करेगा, किस पे फ्लो करेगा? क्योंकि मेटल से ही तो पास हो पाएगा। ये भी आप सोच लो। आ रहा समझ में क्या नहीं आ रहा? जब ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे मैं ये याद दिलाऊंगा दोबारा, जब एनोड कैथोड, जब आपको प्यूरिफिकेशन सिखाऊंगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जब मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है ना, आपके बुक में इस टाइप का कुछ कुछ चीजें बनी है, अगर आपने देखी होगी तो। ऐसा कुछ बना नहीं रखा, वो गलत बना रखा है एक्चुअली। इसको जो ना छोटा होता है, ये क्या होता है, इनमें से कोई एक को छोटा रखते हैं और एक को बड़ा रखते हैं। ठीक है, एक प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। यहाँ पे होता है प्योर और ये होता है इम्प्योर। और इससे करते हैं तो उसमें कैसा पानी डाल देंगे? सोडियम डालेंगे। डिपेंड करता है आपके पास कैसा मेटल है। जैसा मेटल होगा उस टाइप का सॉल्यूशन डाल देंगे। जैसे जिंक है आपको, तो जिंक सल्फेट डालोगे। कैसे बना डालोगे? जिंक सल्फेट, है कि नहीं? क्यों? ताकि ये, अब मैंने बताया आयोनिक बॉन्ड जितने होते हैं वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे होगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो सोडियम के ऊपर, सॉरी जिंक के ऊपर, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैठ के इसकी तरफ जाएंगे, फ्लो करेंगे। बात समझ में? ये सारी चीजें आगे समझाऊंगा। यहां तक आपको यही समझना है कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। आयोनिक बॉन्ड में जो मेटल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, सफर करते हैं, सफर या ट्रैवल करते हैं, ऐसा बोल दो। बात समझ में? आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझ में है, और आयनाइजेशन बॉन्ड समझ में आया। that ionization, all the ionic bonds are soluble in water or it is water soluble। बस में इतना ही है अभी। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो आप। ठीक है, इसके आगे हम, यहाँ से आपका बॉन्डिंग चैप्टर शुरू होता है। चलो नेक्स्ट मिलते हैं।